द ओनली वन हु कैन सेव यू इज यू। तो हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है नितिन और बच्चे, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर कंपार्टमेंट को लेके एक मिशन चल रहा है, जिसमें हम इस बार पहली बार में ही कंपार्टमेंट को जो है वो क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है, अब इन लाइंस का मतलब बच्चे यही है कि आप कंपार्टमेंट, देखो आप इस सिचुएशन में फंस गए हो, इस मुश्किल सिचुएशन में फंस गए हो। इस जो मुश्किल सिचुएशन से आप तभी निकल सकते हो, कंपार्टमेंट आपकी तभी क्लियर होगी जब तक आप खुद से डिसाइड नहीं करते कि यस मुझे कुछ करना है। मैं कोई भी टीचर, जैसे मैं हूं या कोई भी और टीचर या कोई भी भैया दीदी आपको नहीं बचा सकते जब तक आप खुद से तैयार नहीं होते। मतलब आपको खुद से यस, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, मैं आपको सब कुछ वो प्रोवाइड करवा सकता हूँ, मटेरियल प्रोवाइड करवा सकता हूँ, गाइडेंस दे सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, बट जब तक आप खुद से अंदर एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ तैयारी नहीं करोगे तब तक आपकी कंपार्टमेंट जो है वो क्लियर नहीं होगी। तो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे बच्चे। तो आज की वीडियो में बच्चे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडीज, हमने 2 मार्क्स के सभी क्वेश्चन, 3 मार्क्स के सभी क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स के सभी क्वेश्चन जो PYQs कंपार्टमेंट के हैं वो सभी डिस्कस कर लिए हैं। तो आज हम स्पेशली केस स्टडीज जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं जो कंपार्टमेंट के पेपर्स में पूछी गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, फर्स्ट जो केस स्टडी है वो किस ईयर में से है? 2022 में। यस, 2022 में भी केस स्टडी आया करती थी, बट आजकल 3 आ रही हैं, उस टाइम सिर्फ एक ही केस स्टडी थी, तो उसको मैंने इंक्लूड किया। अब ये 2 क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया प्रोबेबिलिटी के। दोनों क्वेश्चन में मुझे आपको एक बात समझानी है, तो बहुत ध्यान से आज की वीडियो को मतलब कि हमें सुनना है, और प्लीज सिर्फ सुनना नहीं है, सिर्फ देखना नहीं है, हमें साथ में क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। तो देखो, ए बायस्ड डाई इज टॉस्ड एंड रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ देयर फेसेस। अब देखो कि डाइस को जो है बायस्ड डाइस समझते हो आप? बायस का मतलब होता है उसमें कुछ गड़बड़ है, तभी इसकी प्रोबेबिलिटी देखो 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.01, 2 आने की 0.24, मतलब बायस्ड है, थोड़ा बहुत उसमें गड़बड़ है। ठीक है, अब देखो इससे क्या फर्क पड़ेगा? बेस्ड ऑन दी अबव इंफॉर्मेशन आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ की? तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है और मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे आसान है। हमें कुछ नहीं करना, हमें जस्ट सबको ऐड करना है। प्रोबेबिलिटी इसका सम कितना होता है? 1। सो सबसे पहले हम 0.1 प्लस 0.24 प्लस 0.19 प्लस 0.18 प्लस 0.15 प्लस k इज इक्वल टू 1। अब जैसे ही इसको आप सॉल्व करोगे, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मुझे ये होता है कि कम से कम टाइम में आपको बेटर की रिजल्ट मिले। तो k की वैल्यू कितनी आएगी? 0.14, क्योंकि टाइम हमारा बहुत कीमती है, दिन ब दिन टाइम जो है वो कम होता जा रहा है, बट यहाँ पर k की वैल्यू हमने बड़ी आसानी से निकाल दी। कितने नंबर का क्वेश्चन था? 2 नंबर का। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ अ फेस शोइंग एन इवन नंबर हैज टर्न्ड अप। एक फेस है जिस पर इवन नंबर आ चुका है, ध्यान रखना। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज द फेस विद 2 और 4। अब यहां पर एक इवेंट जो है पहले हो चुका है। क्या हो चुका है? इवन नंबर टर्न्ड अप, ऐसे लिख लो, टर्न्ड अप। ठीक है, उसी लैंग्वेज में लिख लो, इवन नंबर आ चुका है, एक इवेंट पहले हो चुका है। किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? फेस विद 2 और 4। ठीक है, तो बेसिकली हमें ये फाइंड करना बच्चे, E/A। ठीक है, और आप सभी को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता है। अब जो इसमें गलती होगी वो मैं आपको बताऊंगा, ये होती है। ठीक है, अब बच्चे नॉर्मली क्या करते हैं कि इवन नंबर लिखते हैं। मैं आपको पहले गलती बताता हूं, गलती बतानी बहुत जरूरी है। इवन नंबर लिखते हैं। इवन नंबर कौन कौन से हैं जी? 2, 4 और 6। डाइस पर यही होते हैं। और फेस विद 2 और 4। अब ई इंटरसेक्शन ए का मतलब क्या हुआ? कॉमन क्या है? 2 और 4। 2 और 4 मतलब 2/6 लिखेंगे, और ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है? इवन नंबर 3/6। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है बच्चे। अगर आपने प्रोबेबिलिटी मेरे से पढ़ी है तो मैंने आपको एक्सियोमेट्रिक अप्रोच के बारे में बताया। एक्सियोमेट्रिक अप्रोच क्या कहती है कि अगर ये जो प्रोबेबिलिटीज हैं, देखो अगर ये प्रोबेबिलिटीज ऐसे होती 1/6, क्योंकि सबकी प्रोबेबिलिटी बराबर होती, तब मेरा आंसर आ जाता। बट प्रोबेबिलिटीज बराबर नहीं है, मतलब हम एक्सियोमेट्रिक अप्रोच का यूज करेंगे। एक्सियोमेट्रिक अप्रोच क्या कहती है? इसका मतलब क्या है कि देखो, फेस विद 2 और 4, इवन नंबर टर्न्ड अप, इन दोनों में कॉमन क्या हुआ? मतलब इन दोनों में ई इंटरसेक्शन ए, मतलब कॉमन क्या हुआ बच्चे? वहां पर कॉमन क्या आया होगा? 2 आया होगा या
4 आया होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कैसे हम इसको लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, ऐसे लिखेंगे। एक्सियोमेटिक अप्रोच ये कहती है। ए का मतलब क्या है, इवन नंबर टर्न्ड अप। वो कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6। अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताना चाहूँ तो क्या लिखेंगे, जब भी प्रोबेबिलिटी ऐसे बराबर ना हो, मतलब इक्वल प्रोबेबिलिटी सबकी ना हो, तो हम एक्सियोमेटिक का यूज करते हैं। एक्सियोमेटिक का मतलब क्या है, वैसे तो आपको पता है ई इंटरसेक्शन ए कितना आएगा, कॉमन पोर्शन क्या है 2 और 4, तो 2 की प्रोबेबिलिटी अलग प्लस 4 की प्रोबेबिलिटी अलग, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब 2 की प्रोबेबिलिटी बताओ, 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.24। ठीक है, यहाँ पर करूँ, यहाँ पर जो नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, 0.24 प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय ए, 0.24 और 4 की कितनी है 0.18, 2 की कितनी है 0.24, 0.18 और 6 की कितनी है, 6 की है जी के कितनी वैल्यू है 0.14। ठीक है जी, इसको जब सॉल्व करोगे मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा 0.42 डिवाइड बाय 0.56 यानी कि 3/4, यानी कि 3/4। तो ये आपका बच्चे आंसर है। ठीक है, तो ये आपका बच्चे आंसर। आई होप ये 4 नंबर की जो केस स्टडी आपको अच्छे से समझ में आई है। अब देखो ये, अब इसके बाद 2023 की केस स्टडीज आ गई। अब मैं आपका वहम भी दूर कर दूंगा। हो सकता है अगर आपने तैयारी मेरे से अच्छे स्टार्टिंग से की है ना, ये सभी केस स्टडी लगे कि सर ये हमें आती हैं, ये हमें और आपका वहम दूर हो जाएगा। जो बच्चों को मन में वहम होता है ना कि कंपार्टमेंट का पेपर जी मुश्किल पूछता है सीबीएसई, ऐसी कुछ भी बात नहीं है। आप देखना बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, इन ए ग्रुप एक्टिविटी क्लास देयर आर 10 स्टूडेंट्स, उनकी एज लिखी हुई है 16, 17, 15, ठीक है, 14, 19, 17, 16, 19, 16, 15 ईयर्स। वन स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम सच दैट ईच हैज इक्वल चांस, सबके इक्वल चांस है चूज होने के एज ऑफ द। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द एज ऑफ द सिलेक्टेड स्टूडेंट इज अ कंपोजिट नंबर। पहले ऐसा करते हैं, एज को यहां पर लिखते हैं। एज कौन कौन सी है, 16, 17, 15। तो यहां पर मैंने बच्चों देखो एज लिख लिया। अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द एज ऑफ द सिलेक्टेड स्टूडेंट इज अ कंपोजिट नंबर। देखो मुझे ये बताओ यहां पर कंपोजिट नंबर कौन कौन से हैं, कंपोजिट नंबर कौन कौन से हैं, 16 हो गया, 15 हो गया, 3, 4, 5 और 6। इसका आंसर कितना आएगा बच्चे, इसका आंसर आएगा 6/10। तो कितना आंसर, 2 3 6, 2 5 10। तो कितनी आसानी से हमने ये क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन हमारा हो गया। 2023 का कंपार्टमेंट का पेपर है। लेट एक्स बी द एज ऑफ द सिलेक्टेड स्टूडेंट, व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखो वो बोल रहे हैं कि x अगर एज है सिलेक्टेड स्टूडेंट की, तो x की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है। कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। x की वैल्यू हो सकती है जी 14, और x की वैल्यू 15 हो सकती है, 16 हो सकती है, 17 और 19, यही वैल्यूज हो सकती हैं। रिपीट तो हम लिखेंगे नहीं, तो x की वैल्यू 14 आ सकती है, 15, 16, 17 और 19। ठीक है जी, तो 2 नंबर हमने केस स्टडी हमें, हाँ देखो प्रोबेबिलिटी हम, मुझे नहीं पता वो किस लेवल की आती है, बट 2 क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही आसान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल x एंड हेंस फाइंड द मीन एज। अब इस क्वेश्चन में थोड़े से एफर्ट लगेंगे। ठीक है, सबसे पहले ऐसा करते हैं, अब आपको x की वैल्यू 14 तो पता ही है। ठीक है, x की वैल्यू 14 आपको पता है। ऐसा करते हैं, यहाँ पर टेबल बनाते हैं, x यहाँ पर 14 लिखो, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, क्योंकि हमें मीन निकालना है। प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी मुझे ये बताओ, 14 वाले बच्चे कितने हैं, एक तो 1/10। ठीक है, अब 15 वाले निकाल लूँ, 15 वाले कितने, 1, 2 ही हैं, तो 2/10। उसके बाद 16 वाले निकालो, 1, 2, 3, तो 3/10। ठीक है, 17 वाले निकालो, 1, 2, तो 2/10। उसके बाद 19 वाले निकालो, 1, 2। तो देखो पूरे हो गए, 2, 2, 4, 6, यस पूरे हो गए। ठीक है, अब मीन निकालना है तो x और px को मल्टीप्लाई कर लो। कितना आएगा, 14/10, ये आएगा 30/10, ये आएगा 48/10, ये आएगा 34/10 और ये आएगा 38/10। ठीक है जी, अब मीन कैसे निकालेंगे। अब मीन निकालने का मतलब क्या, मुझे चेक करने दो। 14/10, 30/10, 48/10, 34/10, 38/10। ठीक है, अब मीन का मतलब क्या होता है, सबको सम करना है। सबका सम कितना आएगा, 164 आई थिंक, 164 है ना। यस, मैं कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता ताकि आपको टाइम कम से कम वेस्ट हो।
तो ये आपका मीन है, इसको आप 16.4 भी लिख सकते हो। तो आपका 4 नंबर की केस स्टडी वैसे कंप्लीट है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी दिया हुआ, चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। क्या लिखा है इसमें, स्टूडेंट वॉज सेलेक्टेड एट रैंडम, हिज एज वॉज फाउंड टू बी ग्रेटर देन 15 ईयर। उसकी जो एज है वो 15 साल से बड़ी है, वो निकल चुका है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी हिज एज इज अ प्राइम नंबर। अब देखो इसको कैसे करना है। अब कौन सा इवेंट जो है वो हो चुका है, कौन सा इवेंट जो है वो हो चुका है, वो ए का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या, जो पहले हो चुका है। द स्टूडेंट ग्रेटर देन 15 ईयर, मतलब 15 साल से उम्र ज़्यादा है। तो कितने बच्चे हैं ऐसे, देखो यहाँ पर ये ध्यान रखना, 16 16 16 3 बार आया, तो कितना आएगा 16 16 16 और 17 17, 17 भी 2 बार है, 17 भी 2 बार है और 19 भी 2 बार है। ठीक है, तो ये सारे वो बच्चे हैं, तो ये सारे वो बच्चे हैं जिनकी एज जो है 15 साल से ज़्यादा है। ई का मतलब क्या, ई का मतलब क्या है यहाँ पर, ई का मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, एज इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन से हैं इसमें, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 17 17 और 19 19। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकाल लेंगे, ई बाई ए, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करनी है, ये पहले हो चुका है। इसका आंसर होता है ई इंटरसेक्शन ए डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो यहाँ पर ई और कॉमन क्या है, देखो ये कॉमन पोर्शन है, तो कितने केस हैं ऐसे, 4/10। ठीक है, टोटल केस कितने हैं, तो टोटल बच्चे कितने हैं 10, और जो हमारे पास कितने बच्चे हैं उसमें 4। अब ए के कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7/10। तो आंसर कितना आया बच्चे, 4/7। ठीक है, अब आप कहोगे कि आप सर यहाँ पर आपने डायरेक्टली कर लिया, इसमें आपने डायरेक्टली नहीं किया था, इसमें आपने मना किया था। अब इसमें मैंने मना क्यों किया था, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो सबकी अलग अलग हैं, इसलिए हमने किसका यूज किया, एक्सियोमेट्रिक अप्रोच का। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है हर एक बच्चे का सेलेक्ट होने का चांस जो है वो सेम है। ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया, इसको डायरेक्टली कर लिया। बट अगर एक्सियोमेट्रिक अप्रोच को हम यहां पर लगाएं, तो मैंने वो भी यहां पर आपके लिए कर रखा है। तो यहां पर हम क्या करते, प्रोबेबिलिटी देखो, ई से ई इंटरसेक्शन ए का मतलब क्या है, 17 और 19। हम 17 की प्रोबेबिलिटी निकालते, 19 की वो मैंने निकाल ली। नीचे 16 की, 17 की, 19, तो भी कितना आंसर आ रहा है, तो भी कितना बच्चे आंसर आ रहा है, 4/7। मतलब यही एक्सियोमेट्रिक अप्रोच की अच्छी बात है, वो दोनों जगह यूज कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है, क्योंकि मेन हमें सिर्फ क्वेश्चन नहीं सीखने, हमें कंसेप्ट भी अपने मतलब कि स्ट्रॉन्ग करने हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए हाउसिंग सोसाइटी wants to commission a swimming pool for its residents। वो एक स्विमिंग पूल बनाना चाहते हैं। फॉर दिस दे हैव टू परचेज अ स्क्वायर पीस ऑफ लैंड। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको लिख लिया करो। उन्होंने एक स्क्वायर पीस ऑफ लैंड खरीदा है, देखो स्क्वायर को बहुत ध्यान से याद रखना, ठीक है। एंड डिग दिस टू सच ए डेप्थ दैट इट्स कैपेसिटी इज 250 क्यूबिक मीटर। तो उन्होंने क्या किया, एक बच्चे जगह खरीदी, ठीक है, एक जगह खरीद ली स्क्वायर की, उसको डिग मतलब उसको खुदाई की, उसकी कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी मतलब कैपेसिटी समझ रहे हो, मैं सबको लिख देता हूँ ताकि आपको बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो याद रहें। 250 क्यूबिक मीटर, ठीक है। और पीस जो है चलो वो रहने दो। कॉस्ट ऑफ लैंड इज 500 पर स्क्वायर मीटर। कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ लैंड, सब कुछ लिख लिया करो ताकि हमारे पास एक ना वो बन जाए, टेबल सा बन जाए। 5 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, इस तरह से मैंने लिख लिया। अब देखो उसके बाद द कॉस्ट ऑफ डिगिंग इंक्रीज विद द डेप्थ। ऑब्वियसली बात है, जितना हम गहराई में खोदेंगे उसकी डेप्थ जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी उसकी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। एंड द कॉस्ट फॉर द होल पूल इज, जितनी कॉस्ट ऑफ डिगिंग की कॉस्ट क्या है, डिगिंग की कॉस्ट क्या है 4000 इंटू डेप्थ का, डेप्थ को हम एच लिखते हैं, हाइट लिखते हैं ना, तो ये हमारा सारा डेटा गिवन है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, अब क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। सपोज स्क्वायर फील्ड ऑफ प्लॉट, उसका हमें दिया हुआ है एक्स और डेप्थ दी हुई है एच, चलो हमने एच ही लिखा बाई चांस, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन करना, राइट द कॉस्ट फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एच। अब देखो बच्चे, आपको बता, इस क्वेश्चन में आपको एक और चीज़ नहीं बताऊंगा, ये किस में से क्वेश्चन आया, आप कहोगे सर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से आया, ये मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपने मैक्सिमम मिनिमा मेरे से पढ़ा है तो सब कुछ गिवन लिख लिया, यस। क्या हमें निकालना है, हमें कॉस्ट निकालने को बोला। यहाँ पर देखो आगे पढ़ो, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, यूज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सो दैट द कॉस्ट ऑफ द पूल इज मिनिमम।
तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन क्या, गिवन लिख लिया, हमें कॉस्ट को मिनिमम करना है, हमें कॉस्ट को मिनिमम करना है। तो सबसे पहले कॉस्ट लिखो यार। कॉस्ट कैसे निकाल लेंगे, कॉस्ट कैसे निकालेंगे बच्चे, कॉस्ट निकलेगी यहां से, देखो कॉस्ट ऑफ लैंड कितनी है 500 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। आपको पता है आपका प्लॉट का, या ऐसे लिख लो प्लॉट का एरिया, एरिया ऑफ प्लॉट, आपको पता है वो स्क्वायर है, उसका प्लॉट का एरिया कितना होगा एक्स स्क्वायर। उसकी कॉस्ट कितनी होगी, उसकी कॉस्ट कितनी होगी C1, जितना एक स्क्वायर मीटर खर्चा 500 है तो एक्स स्क्वायर कितना होगा 500 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें टोटल कॉस्ट कैसे निकाल लेंगे, टोटल कॉस्ट हम ऐसे निकाल लेंगे कि इसका तो खर्चा है जी 500 इंटू एक्स स्क्वायर, और डिगिंग का खर्चा उन्होंने डायरेक्टली हमें बताया हुआ है 4000 इंटू एच स्क्वायर। तो ये बच्चे हमारा कॉस्ट फंक्शन है। और नॉर्मली याद करो, मैंने आपको देखो, मैं आपको केस स्टडी की तरह करवा ही नहीं रहा, मैंने सब कुछ आपको पहले बताया हुआ है। ये कॉस्ट फंक्शन जिसको हमें मिनिमम करना होता है उसको लिख लिया। अब अगर इसको मिनिमम करना है मतलब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। अगर इसको डिफरेंशिएट बच्चे करना है तो मतलब इसको एक वेरिएबल में करना पड़ेगा। यहाँ पर दो वेरिएबल हैं एक्स और एच। ठीक है, अब यहाँ पर वो आपको खुद बता रहे हैं कि इसको एच में ही लिखो, फाइंड द कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ एच, मतलब वो खुद से आपको आंसर दे रहे हैं। अब यहाँ पर किसकी जरूरत रहेगी, गिवन की। गिवन हमें क्या है, कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या है 250 मीटर क्यूब। तो बेसिकली पूल की जो शेप होती है वो किसमें होती है, यस क्यूब या क्यूबॉइड। ठीक है, तो वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 250 मीटर क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ विड्थ इनटू हाइट, यही होता है। अब लेंथ विड्थ क्या है, एक्स है, तो यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर एच इज इक्वल टू 250 आ गया। एच की वैल्यू कितनी, सॉरी एक्स की वैल्यू निकालो, एक्स स्क्वायर की कितनी आ गई 250 बाई एच, इसको लिख के रख लो। अब जैसे ही इसको लिख के रखोगे तो हमारा कॉस्ट फंक्शन किस तरह से आ गया, 500 इंटू 250 बाई एच प्लस 4000 एच स्क्वायर। तो ये बच्चे हमारा कॉस्ट फंक्शन बन गया जो इन टर्म्स ऑफ एच है। तो पहले क्वेश्चन का एक नंबर हमें मिल गया। अब उन्होंने क्या बोला, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लो, तो 25 को 5 से करोगे 125, पीछे 3 0 है। ठीक है, 125 पीछे 3 0 है। और यहाँ पर क्योंकि इसको डेरिवेटिव करना है, इसको एच को नीचे मत रहने दो, इसको एच को ऊपर लिख लो, इस एच को ऐसे लिख लो प्लस 4000 एच स्क्वायर। अब क्योंकि एक वेरिएबल में है तो इसको डेरिवेटिव कर दो। यहाँ माइनस पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, देन डेरिवेटिव फंक्शन, फंक्शन कौन है एच, एच का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 1 होता है। ठीक है, 4000 इसका डेरिवेटिव कितना होगा 2h इज इक्वल टू 0। इसको ढंग से लिखते हैं थोड़ा सा, माइनस 125 000 डिवाइड बाई एच स्क्वायर, इसको ऐसे उधर ही ले जाओ तो माइनस 8000 एच, ये कट गया। ठीक है, एच को उधर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, 125 000 नीचे 8000 उधर एच क्यूब, ये कट गया जी। अब इसको लिख सकते हैं हम 5/2 का होल क्यूब। तो यहाँ से मुझे इतना तो पता लग गया कि मेरी हाइट जो है 5/2 है और 2.5 है। चलो जी, क्रिटिकल पॉइंट मेरा आ गया। अब देखो, याद करो मैक्सिमम मिनिमम को हमेशा बोलता हूँ कि बच्चे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और फर्स्ट डेरिवेटिव दोनों कर जाना। वैसे यहाँ पर बाय चांस है कि यहाँ पर और है कि कोई भी एक क्वेश्चन कर लो, 2 नंबर तो हमने ले लिए। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या करता है, हमें मिनिमम करना है और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, मिनिमम करने के लिए थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट कैसे करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या करते हैं हम, इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, d² c बाई dh स्क्वायर। करो जी, इसको आगे लेके जाओगे तो बनेगा प्लस 125 को 2 से करोगे तो 250 आएगा ना, 250 और पीछे 3 0, साथ में h की पावर -3। ठीक है, ये कितना बनेगा 8000 और h का डेरिवेटिव 1। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर हमारे सामने ये है। ठीक है, हमें इसमें वैल्यू फिल नहीं करनी होती। अगर हम देखें कि अगर हम इसमें h की वैल्यू कितनी है 5/2 फिल करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। आप इसमें वैल्यू फिल करो 5/2, सॉल्व नहीं करनी। मुझे ये बताओ, ये कभी नेगेटिव बन सकता, सब कुछ पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव मतलब क्या होता है, मिनिमम, मतलब यहाँ पर हमें मिनिमम मिलेगा। अब उन्होंने बोला कि मिनिमम कॉस्ट भी निकाल दो, तो मिनिमम कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो कॉस्ट ये रही जी आपकी,
कॉस्ट ये दी, ठीक है, इसको लिखो 125,000 बाय एच प्लस 4,000 एच स्क्वायर। अब मिनिमम कॉस्ट के लिए एच को फिल कर दो 5/2, तो यहाँ पर 5 ऊपर चला गया 2, यहाँ पर 25/4, ठीक है। इसको कट करो 1 2 3, तो कितना बन गया 50, 1 2 3, ठीक है। और ये कट कर दो 1000, तो बन गया 25,000, तो 75,000। तो ये हमारी मिनिमम कॉस्ट है बच्चे, ठीक है। तो ये हमारी मिनिमम कॉस्ट है, ठीक है। अब इसमें अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी इसको कर लेते हैं, ये और पार्ट है। यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट टू डेप्थ टू फाइंड द डेप्थ ऑफ द पूल सो दैट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज, वही है, एच को हमें फाइंड करना है। वो हमने ऑब्वियसली बात है फाइंड तो कर ही लिया। आल्सो फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड एच फॉर मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट हम निकाल चुके हैं, तो देखो इसको कैसे करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैसे करना है। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इसको कैसे करना होता है, डी सी बाई डी एच को दोबारा लिखो। वो वैल्यू कितनी थी, वो ये पड़ी -125,000 डिवाइड बाई एच स्क्वायर प्लस 8,000 एच, यही है ना, चेक करने दो 8,000, यस यही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट कितना है हमारा 5/2, क्रिटिकल पॉइंट कितना आया 5/2, तो यहाँ पर हम इसको बनाएंगे 5/2 मतलब 2.5, ठीक है। अब हमें जानबूझ के कुछ वैल्यू सेलेक्ट है, देखो हमें इसका पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना डायरेक्ट, देखो दोनों का अपना अपना फायदा होता है, अपना अपना नुकसान है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम नॉर्मली वहां पर लगाते हैं जब हमें ये लगे कि डबल डेरिवेटिव बहुत बड़ा बन रहा है, तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से मैक्सिमम मिनिमम बता देते हैं। अगर आपको लगे कि डबल डेरिवेटिव छोटा सा है, ये साइन देखने थोड़ा सा मुश्किल है, जैसे इस क्वेश्चन में ये थोड़ा सा मुश्किल है, पर आपको समझाऊंगा कैसे करना है। आप 2.5 से छोटा का नंबर 1 सोच लो, 1 पर क्या होगा, ये कितना बनेगा 1 पर, ये, और ये 1 पर कितना बना 8,000। मैं ये बताओ कितना आंसर आएगा, सर जी इसका आंसर नेगेटिव आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब ऐसा करो, कुछ ऐसा नंबर सोचो जिससे दोनों कट हो, जैसे 5 फिल कर लें इसमें, 2.5 से बड़ा 5, इसमें 5 फिल करना है, इसको 5 से डिवाइड 25 से डिवाइड कर दो और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 25 125, तो यहाँ पर आएगा माइनस के 5,000, और ये कितना बन गया, बहुत बड़ा नंबर है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव आ रहा है। और जब भी हम बच्चे नेगेटिव से पॉजिटिव शिफ्ट होते हैं तो हमें क्या मिलता है, मिनिमा, हमें क्या मिलता है, मिनिमा। ये हो गया। अब उन्होंने हमें ये बोला, एक नया क्वेश्चन बोला उन्होंने हमें कि इसके बीच में रिलेशन निकालो एक्स और एच में, तो ये रहा जी रिलेशन, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 250 बाई एच, और h की वैल्यू आपको पता है, h की वैल्यू कितनी है 5/2, तो कट करो कितना आ गया 100, x कितना आ गया 10, प्लस माइनस में नहीं लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि ये सही लेंथ वगैरह है तो लेंथ नेगेटिव नहीं होती। x ये है और h कितना है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4 टाइम्स 5/2, ठीक है। अब ये कितना है, ये है h आपका 4h, तो x इज इक्वल टू 4h। तो ये हमने रिलेशनशिप भी ढूंढ लिया। आई होप ये क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से बच्चे क्लियर है जी, ठीक है। जब भी हम नेगेटिव से पॉजिटिव शिफ्ट होते हैं तो हमें क्या मिलता है, मिनिमा। आई होप ये आपको क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। देखो बच्चे इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, ये उसी क्वेश्चन में उसी 2023 के पेपर में दूसरा क्वेश्चन है, और अगर आप इसको ध्यान से पढ़ो, in an agricultural institute scientists do experiments with varieties of seeds to grow them in different environments to produce healthy plants and get more yield. A scientist observed that a particular seed grew fast after germination. He had recorded growth of the plant since germination. He said the growth can be defined as a function. तो ये ग्रोथ को डिफाइन किया गया प्लांट की, ठीक है। वेयर एक्स इज द नंबर ऑफ डेज ऑफ द प्लांट एक्सपोज टू सनलाइट। एक्स का मतलब क्या है कि कितने दिन के लिए वो सनलाइट में रखा गया, ठीक है। क्वेश्चन देखना इसका क्या पूछा है, व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स यूज सेकेंडरी, यानी कि अब ये अगर आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो प्लीज़ अभी सीबीएसई की ऑफिशियल साइट पे जाओ, वहाँ पर कंपार्टमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ढूंढ लेना। 2023 में ये आपकी 37वां क्वेश्चन है ये आपका, जो कि डबल डेरिवेटिव ऑब्वियस बात है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से है,
और ये भी उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से है और ये बहुत ज़्यादा आसान है। कैसे आसान है, उन्होंने यहाँ पर हमें क्या ढूंढना, क्रिटिकल पॉइंट ढूंढने को बोला है। तो सबसे पहले तो बच्चे ऐसा करो, फंक्शन को दोबारा से लिखो यहाँ पर। तो फंक्शन लिखो, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है बच्चे, आपको लग रहा है ना कि ये कंपार्टमेंट का पेपर ये होता है जी, मुश्किल होता है, ये हो जाएगा, मगर ये सब बहाने हैं। बहाने बनाना छोड़ो और प्लीज़ अपनी तैयारी पर ध्यान दो। सब कुछ पॉसिबल है, अगर आप तैयारी करके जाओगे तो पेपर आसान है, नहीं तो मुश्किल तो वो है ही है। अगर कुछ पढ़ के नहीं जाओगे तो बच्चे वो मुश्किल तो है ही है। ठीक है, तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। चलो जी, इसका डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव करो, वो भी हमें क्रिटिकल पॉइंट ढूंढना है। तो डेरिवेटिव कितना आएगा, 3x स्क्वायर, यहाँ पर 8x, यहाँ पर 15 इज इक्वल टू 0। ये कट गया, क्वाड्रेटिक बन गई, तो 3x माइनस 5x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लो, x माइनस 3 माइनस 5, तो x माइनस 3 x माइनस 5। तो हमारे दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए, 3 एंड 5। यूज सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब सेकेंड पार्ट जो है बच्चे वो ये है, इसका सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करना है, हमें डबल डेरिवेटिव करना है। इसका डबल डेरिवेटिव तो बहुत आसान है। कितना आएगा डबल डेरिवेटिव इसका, 2x माइनस 8, 2x माइनस 8। अब ऐसा करो, इसमें 3 को पहले फिल करो, तो 2 3 6 माइनस 8 मतलब माइनस 2 मतलब नेगेटिव। अब इसमें प्लस 5 फिल करो, 2 5 10 माइनस 8 मतलब 2 पॉजिटिव। हमें क्या ढूंढना है, मिनिमम। तो यहाँ पर हमें मिनिमा मिलेगा, नेगेटिव पे क्या मिलता है, मैक्सिमा। मिनिमा मतलब उन्होंने बोला कि हमें फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। फंक्शन क्या है हमारा, f ऑफ 5 फिल कर दो यहाँ पर, 1/3 5 का क्यूब माइनस 4 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 15 इंटू 5 प्लस 2। मैंने इसको सॉल्व कर रखा है ताकि यहाँ पर टाइम वेस्ट ना हो बच्चे। तो यहाँ पर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 56/3। ठीक है, कितना आएगा, 56/3। तो देख लो कितना आसान क्वेश्चन है। ये वही 2023 का कंपार्टमेंट का पेपर है, जो कई बच्चों को लग रहा है ना कि हर साल लगता है कि कंपार्टमेंट का पेपर जो है मुश्किल होता है, तो आपके सामने पड़ा है। ठीक है, तो देख लो कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। तो 4 नंबर ये भी हमारे पक्के हैं। ठीक है, आ जाओ जी नेक्स्ट। अब देखना ये केस स्टडी कैसी है। तो रविंद्र started to run a small factory to manufacturing, ये किसी और सेट में है। ठीक है, manufacturing LED bulbs, he can sell X bulbs at a price of this। वो इतने X बल्ब इस प्राइस पर बेचता है ईच। ठीक है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ X बल्ब्स इज दिस। X बल्ब्स का कॉस्ट प्राइस कितना, ये। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन फाइंड द प्रॉफिट फंक्शन फॉर सेलिंग X बल्ब्स। प्रॉफिट फंक्शन निकालना है। प्रॉफिट, चलो प्रॉफिट तो पता है ना, फंक्शन को छोड़ दो। प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट हम निकालते हैं जब हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो, कॉस्ट प्राइस कम हो। ये तो हमें पता है ना। अब सेलिंग प्राइस कितना आएगा, अब बहुत से बच्चे यहाँ पर लिख के आएंगे 300 माइनस एक्स और उसमें से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे। ठीक है, और ऑब्वियसली बात है बच्चे को लगेगा कि मैं सही करके आया हूँ, बट यहाँ पर आप गलत हो। इसलिए बोलता हूँ क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्या ध्यान से पढ़ना है, देखो मैं हमेशा इसलिए पहले गलती लिखता हूँ ताकि पहले आपको गलती पता लगे। देखो सेल प्राइस क्या है, ही कैन सेल एक्स बल्ब, वो एक्स बल्ब जो है वो बेचता है एट अ प्राइस ऑफ दिस ईच। एक का प्राइस कितना है, इतना, तो एक्स का कितना होगा, एक्स इंटू 300 माइनस एक्स। अब यहां पर देखो सीधा बताया उन्होंने, कॉस्ट ऑफ एक्स बल्ब्स वो कितना है, डायरेक्टली बताया वो इतनी है। ठीक है, एक तरफ तो ये बताया कि वो 10 चीजें बेचता है कितने रुपए में, 5 रुपए पर पीस पर, और दूसरी तरफ हमें ये बताया कि उसकी कॉस्ट की डायरेक्टली बता दी कि उसकी 50 रुपीज़ है। तो ये फ़र्क है, तो प्लीज़ ये ध्यान रखोगे। अब कॉस्ट फंक्शन को थोड़ा सा सॉल्व, प्रॉफिट फंक्शन को थोड़ा सॉल्व कर दो। ये कितना बना, 300x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 60x माइनस के 18, तो कितना बना, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 360x माइनस के 18। तो ये आपका
प्रॉफिट फंक्शन है बच्चे। देखो आपको क्लियर है बच्चे, देखो बच्चे आपको क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना है बस। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द डेरिवेटिव, डायरेक्टली पूछ लिया यार, डेरिवेटिव करो इसका, डेरिवेटिव कौन सा बड़ी, इसलिए बोलो डेरिवेटिव कम से कम करके चले जाना, -6x + 360, ये दो नंबर तो हमें मिल गए। हाउ मैनी बल्ब्स जो है शुड ही सेल टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। अगर हमें प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है बच्चे, अगर हमें प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है तो ऑब्वियसली बात है, इसको इज इक्वल टू 0 करो, तो इससे -6x इज इक्वल टू -360, x कितना आएगा 360/6, मतलब कितना आ गया 60। तो यहाँ पर हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट कितना आया 60। अब मैक्सिमम करना है तो ऐसा करो, इसका डबल डेरिवेटिव कर दो, क्योंकि जब भी मैक्सिमम करना हो डबल डेरिवेटिव करेंगे। कितना डेरिवेटिव आएगा इसका -6, विच इज नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, मैक्सिमा। तो यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, जब वो कितने यूनिट सेल करेगा 60। हाउ मैनी बल्ब्स, एक्स का मतलब क्या है यूनिट में कितने सेल करेगा, तो 60 यूनिट्स जब वो सेल करेगा तो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला है। तो क्वेश्चन हमारा बच्चे कंप्लीट है, बट फिर भी इसका और पार्ट है उसको भी कर लेते हैं। क्या पूछा है, हाउ मैनी बल्ब्स ही कैन सेलिंग, इज ही सेलिंग इफ ही एंकरिंग अ लॉस ऑफ ₹18। अब देखो इसको कैसे करना है, लॉस को कैसे करेंगे, लॉस कैसे दिखाते हैं हम, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो गया हमारा और प्रॉफिट जो है वो, सॉरी प्रॉफिट बोल रहा हूँ, सेलिंग प्राइस जो है वो कम हो गया, ठीक है। लॉस कितना है 18 रुपीज़ का, कॉस्ट हमें हमारा दिया हुआ है कितना 2x² -60x + 18, और ये कितना है 300x - x²। देखो सेलिंग प्राइस ये रहा 300x - x², ठीक है जी। इसको सॉल्व करो, 2x² -60x + 18 -300x + x², कितना बन गया 3x² -360 + 18 = 18, ये कट गया, तो 3x² -360x = 0। पूछा क्या उन्होंने, हाउ मैनी, अच्छा वो कितने यूनिट सेल करेगा, x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर 3 कॉमन ले लो, 3x, x माइनस कितना आएगा 120, है ना, तो यहाँ पर x यहाँ तो 0 आएगा, यहाँ x 120 आएगा, ठीक है। तो 0 तो नहीं होगी, फिर तो कुछ ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। तो x1 जब वो 120 बल्ब जो है वो सेल करेगा तो उसको जो है ऑब्वियसली बात है क्या होगा 18 रुपये का लॉस हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये केस स्टडी जो है सॉल्व कर ली। नेक्स्ट केस स्टडी की बात करते हैं। अब देखो ये प्रोबेबिलिटी में से डायरेक्टली पूछी गई है, 2023 की केस स्टडी है ये। ए शॉपकीपर सेल्स 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर सीड्स A1, A2, A3. They are sold as a mixture where the proportions are 4:4:2. The germination rates of 3 types of seeds are 45%, 60% and 35%. ठीक है, हमारे पास 3 तरह के सीड्स हैं, ठीक है, सीड्स ही बोले हैं ना, यस, वो एक रेशो में है, A1 की मतलब एक रेशो में, मान लो इनका टोटल करना कितना बना 10। तो अगर मुझे मान लो सपोज मेरे पास 10 सीड है, उसमें से A1 कितने हैं 4, A2 कितने हैं 4 और A3 कितने हैं 2। अब उनकी जर्मिनेशन मतलब उनका जो मतलब उगना, जिसको उगना बोलते हैं, वो कितनी जल्दी मतलब जो पहला सीड है वो 45% रेट से जर्मिनेट कर सकता है, दूसरा 60% है उसकी, और तीसरे की है 35%। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली चोजन सीड टू जर्मिनेट। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी अगर आपने मेरे से पढ़ी है आपको फुल नॉलेज काम आएगी। मुझे सिर्फ ये बताओ इमेजिन करके, क्या पूछा है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जिसको भी हमने सेलेक्ट किया सीड को वो जर्मिनेट करेगा। तो यहां पर आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, सर किसको जर्मिनेट करना है, क्या हमें A1 को करना है, क्या हमें A2 को करना है, क्या हमें मतलब कि A3 को करना है। तो इसको कैसे करेंगे, फर्स्ट पार्ट को कैसे करेंगे कि हमने जो है वो A1 सेलेक्ट किया और वो क्या हो गया बच्चे जर्मिनेट, A1 को सेलेक्ट किया, A1 जर्मिनेट हो गया। यहाँ सर ये भी हो सकता है, यहाँ का मतलब होता है प्लस A2 ये भी जर्मिनेट हो गया। यहाँ सर ये हो सकता है कि A3 सेलेक्ट हो गया हो और वो जर्मिनेट हो जाए। तो ये है जी आपका आंसर। अब A का मतलब A की कितनी प्रोबेबिलिटी है 4/10, क्योंकि 10 सीड हैं, 10 में से 4 ये वाले हैं। अब इसकी देखो ये A1 सेलेक्ट हो चुका है, उसकी जर्मिनेट की प्रोबेबिलिटी कितनी है 45/100।
इसको करो, A2 की कितनी है 4/10 और इसकी जर्मिनेट की प्रोबेबिलिटी कितनी है 60/100। A3 ये 2/10 है और इसकी जर्मिनेट की 35/100। इसको सॉल्व मत करना, कट मत करना, नीचे 1000 ही आएगा, ऊपर कितना आएगा 180 प्लस 240 प्लस 70, ठीक है जी। तो पीछे 0, 490/1000, 490 चेक कर देना मेरे को आंसर 490/1000, यस बिल्कुल सही है, ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा है, नेक्स्ट पार्ट देखो क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडमली सेलेक्टेड सीड इज ऑफ टाइप 1। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो टाइप 1 का सीड है, गिवन दैट इट जर्मिनेट्स, गिवन ये हो चुका है ऑलरेडी, ये हो चुका है कि वो जर्मिनेट हो चुका है, ये हो चुका है इवेंट। किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो A1 सीड हो। ये भी तो हो सकता है बच्चे कि वो A2 की जर्मिनेट हुआ, ये भी तो हो सकता है कि वो A2 टाइप का हो, ये भी तो हो सकता है कि वो A3 टाइप का हो। तो ये किसका क्वेश्चन है, तो ये सर बेस थ्योरम का हमसे पूछा उन्होंने ये। और इसका फॉर्मूला बच्चे आपको पता है, इसका फॉर्मूला बच्चे आपको पता है, इसका फॉर्मूला होता है E1, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। या ऐसा करो, इसको या ऐसे लिखो यार, A को लिखो आप, A का मतलब क्या जर्मिनेट ना, क्योंकि मैं पहले कर चुका हूँ, इसको लिखो जर्मिनेट, इसका मतलब है A1 ही लिख लो, इसको A2 ही लिख लो, A3 ही लिख लो, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना होगा, हमें फाइंड करना हुआ A1/G, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1/G। इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू G/A1, उल्टा होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 G/A1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 G/A2, हम बेस थ्योरम में ऐसे ही करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 G/A3, ठीक है। अब A1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/10, उसकी जर्मिनेट की कितनी है 45/100। ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट हम यहाँ पर कर चुके हैं ऑलरेडी। इसका आंसर है 490/1000। तो कितना आ गया 180/1000, 490/1000, ये कट गया तो 490, तो 18/49। तो ये आपका आंसर है, यस बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बच्चे। मुझे सिर्फ ये बताओ इसमें आपको मुश्किल क्या लगा। आई होप ये सभी केस स्टडीज़ जो हैं आपको अच्छे से क्लियर हैं। अब नेक्स्ट 23 की सारी केस स्टडी हमारी ख़त्म हो गई हैं, नेक्स्ट है हमारी 24 की केस स्टडीज़, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, ए सैंड बैग इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बैलून एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर। तो एक सैंड बैग है, ये आपका सैंड बैग है, ठीक है बच्चे, जिसको एक हाइट पे फेंका गया, हाइट कितनी है 60 मीटर। तो यहाँ से सन रेज आ रही हैं, तो उसकी शेडो बन रही है 30 इस एंगल पर, यहाँ पर लिखा हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 30 डिग्री। सब कुछ ऐसा नहीं आपने बनाना, सब कुछ बनाया हुआ, ठीक है। द पोजीशन ऑफ द सैंड बैग इज गिवन विद द इक्वेशन, ये सैंड बैग की पोजीशन बता रहा है ये इक्वेशन, ठीक है। वाई क्या है आपकी हाइट है सैंड बैग की, और टी क्या है टाइम इन सेकेंड्स, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, जितना भी समझ में आ रहा है। देखो ये हाइट है, ये शेडो है, ये 30 डिग्री एंगल बना हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई वेयर एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ द शेडो एट द पॉइंट पी फ्रॉम पॉइंट क्यू एंड वाई इज द हाइट ऑन द ग्राउंड। अब देखो ये रहा आपका एक्स, ये रहा आपका वाई। अब इसके बीच में हमें रिलेशन निकालना है। मुझे सिर्फ ये बताओ, ये वाली कौन सी ट्रायंगल लग रही है आपको, ये वाली कौन सी ट्रायंगल लग रही है, सर जी राइट एंगल ट्रायंगल है, और यहाँ पर 30 डिग्री भी दिया हुआ है। मुझे तो 10th क्लास याद आ गई कि tan 30 को मैं लिख सकता हूँ P/B। अब P है आपका y और B है आपका x। tan 30 होता है 1/√3 y/x, तो y कितना आ गया √3y = x। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन तो बच्चे हो गया, मेरा पहला क्वेश्चन तो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नंबर मुझे मिल गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर हाउ मच टाइम विल दी सैंड बैग बी 35 मीटर अबव द ग्राउंड। कितने टाइम बाद हमारा जो सैंड बैग है वो 35 मीटर अबव द 35 मीटर ऊंचा होगा। देखो मैं सिर्फ ये देख के बताओ, देखो ये हमारे सैंड बैग की इक्वेशन है 60 माइनस 40 4.9 टी स्क्वायर। अब ये किसको दिखा रही है? हाइट ऑफ सैंड बैग। ठीक है, ये जो हमारी इक्वेशन है ये किसको दिखा रही है? हाइट ऑफ सैंड बैग। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, y इज इक्वल टू 60 माइनस 4.9 टी स्क्वायर। कितने टाइम बाद ये हमारा जो मतलब कि ग्राउंड से 35 मीटर अबव होगा। देखो बेसिकली y क्या बता रहा है? सैंड बैग की हाइट ग्राउंड से। तो अगर वो 35 रख दें हम और इसको सॉल्व कर दें तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी। इसको उधर ले जाओ तो कितना बनेगा? माइनस के 25, माइनस माइनस भी कट गए। ये बेसिकली कुछ इस तरह से बन जाएगा। नहीं सॉरी, ऐसे नहीं। तो इसको आप लिख सकते हो t इज इक्वल टू रूट 250 बाई 49। प्लस माइनस मैं नहीं लिखूँगा, टाइम है। ठीक है, मैं देख लेता हूँ इसको सॉल्व किया गया फर्दर। यस, फर्दर किया हुआ हम भी कर लेते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 इंटू रूट 10 7 इंटू 7। तो बेसिकली टाइम कितना आया? 5/7 रूट 10। ठीक है जी, तो ये दो नंबर हमने रिकवर कर लिया अपने, वो ज़्यादा मेहनत नहीं की। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट क्या पूछा है? फाइंड द रेट एज विद द शेडो। अब यहाँ से ये पता लग गया कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से रेट ऑफ चेंज है, और रेट ऑफ चेंज कभी भी इतना मुश्किल नहीं होता, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कभी इतना मुश्किल नहीं होता। Find the rate at the shadow of the sandbag is traveling along the ground when the sandbag is at the height of 35 मीटर। ध्यान से देखो, अगर आपने NCERT को सीरियसली पढ़ा है तो उसमें एक लैडर वाला क्वेश्चन था कि जी लैडर लगी हुई है, उसकी हाइट इतनी है, उसको लैडर को खींच रहे हैं। मतलब अगर आपने वो क्वेश्चन किया ना तो ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा, ये बल्कि उससे आसान है। तो यहाँ पर बेसिकली हमें क्या निकालना? रेट एट द शेडो ऑफ द सैंड बैग इज ट्रेवलिंग। मतलब शेडो क्या है? x। तो बेसिकली हमें dx/dt निकालना है। ठीक है, dx/dt निकालना है। अब आपको पता है अगर निकालना है व्हेन द सैंड बैग इज एट हाइट ऑफ 35 मीटर, तो आपको ये भी पता है कि x को मैंने क्या लिखा है? √3y। अब x की वैल्यू, y की वैल्यू 60 माइनस 4.9 टी स्क्वायर यहाँ पर मैंने फिल कर दी। अब डेरिवेटिव करना है इसका, dx/dt। √3 को ऐसे ही लिखो, इसका डेरिवेटिव 0 माइनस 4.9 इंटू 2t। ठीक है, तो कितना आएगा? माइनस √3, साथ में कितना आएगा? इंटू 9.8, है ना? यस, 9.8t। तो dx/dt उन्होंने क्या बोला? when the sandbag is the height of 35 मीटर। अब यहाँ पर हमें t की वैल्यू फिल करनी है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? अब यहाँ पर पहले क्वेश्चन का हम सहारा लेंगे। जब y जो है 35 मीटर है, जो उसकी हाइट 35 मीटर है, तो टाइम कितना है? 5/7 रूट 10। तो यहाँ फिल कर लो 5/7 इंटू रूट 10। इसको लिख लो इस तरह से। ठीक है, तो 2, तो ये बन गया 70/10 इंटू रूट 10 इंटू रूट 3। ये भी कट कर दो, तो ये बन गया -7 रूट 30। तो dx/dt माइनस क्या दिखा रहा है कि शेडो जो है वो इस स्पीड से जो है वो डिक्रीज कर रही है। शेडो जो है वो हमारी इस स्पीड से डिक्रीज कर रही है। आई होप ये आपको क्लियर है। आ जाओ जी नेक्स्ट, देखो क्या लिखा हुआ है? हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ सैंड बैग डिक्रीजिंग व्हेन 2 सेकेंड हैव इलैप्स्ड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि हाउ फास्ट उन्होंने पूछा। ठीक है, थर्ड पार्ट की बात करते हैं, थर्ड बी है शायद ये। y कितना दिया हुआ है? 60 माइनस 4.9 टी स्क्वायर। कितनी जल्दी? देखो बेसिकली उन्होंने क्या पूछा है? हाउ फास्ट। बेसिकली क्या पूछा है? हाइट जो है वो किस हिसाब से चेंज करेगी, हाइट किस हिसाब से चेंज करेगी। डेरिवेटिव करना है इसका, कितना आएगा? -4.9 इंटू 2
टी, व्हेन टाइम जो है 2 सेकंड निकल जाएगा, तो टाइम जो है वहां पर 2 सेकंड फिल कर दो, तो कितना आएगा -4.9 2 × 2, तो -19 पॉइंट, मुझे आंसर चेक करने दो, -19.6 की स्पीड से जो है ये कम होगा। आई होप ये आपको क्लियर है। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से पूछा, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी में से। पढ़ो क्या लिखा है। ए सेल्समैन रिसीव अ कमीशन फॉर ईच सेल ही मेक्स टुगेदर विद अ फिक्स्ड डेली इनकम। उसको कुछ डेली इनकम हो रही है, वो उसकी फिक्स है, मतलब डेली उसको जो इनकम मिलती है वो फिक्स है। अब उसमें उसको कमीशन भी मिलता है अगर वो चीज़ें कुछ सेल करता है। द नंबर ऑफ सेल्स ही मेक्स इन अ डे अलॉन्ग विद द प्रोबेबिलिटीज। अब वो एक दिन में 0 प्रोडक्ट सेल कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, 1 प्रोडक्ट सेल कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, 2 कर रहा है, 3 कर रहा है, 4 कर रहा है, 5 कर रहा है। पहले क्वेश्चन को समझना होता है। हिज डेली इनकम वाई इन रुपीज इज गिवन बाय दिस। सब कुछ लिख लिया। क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब के की वैल्यू ढूंढनी तो बहुत आसान है यार, इसमें के की वैल्यू ढूंढनी तो बहुत आसान है पहले क्वेश्चन में। तो क्या करेंगे, 0.42 की है प्लस 0.3 प्लस 0.05 प्लस 2k प्लस 0.03 इज इक्वल टू 1। वैसे हम ऐसे पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, मैंने कैलकुलेशन कर रखी है 0.80 प्लस 5k, 0.80 प्लस 5k इज इक्वल टू 1, तो 5k इज इक्वल टू 0.20, ठीक है। तो k कितना आ गया, 0.04, यही है 0.04, यस 0.04, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत आसानी से निकल गया। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इवेल्युएट प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मतलब कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5। 3 कितना है 0.05, ये कितना है 2k 0.03, ये बन गया 0.08, 2k कितना बना 0.08, तो कितना बना 0.16। मुझे आंसर चेक करने दो। यस बिल्कुल सही है जी। चलो जी नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है, मतलब मुश्किल पार्ट मतलब अच्छा है, क्योंकि ये हम नॉर्मली हम कर चुके हैं। अब देखो, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वीकली इनकम, एक्सपेक्टेड वीकली इनकम ऑफ द सेल्समैन अज्यूमिंग ही वर्क्स फॉर 5 डेज पर वीक। ये अज्यूम करना है कि वो 5 दिन काम कर रहा है। अब एक्सपेक्टेड का मतलब क्या होता है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, एक्सपेक्टेड को बोलते हैं मीन वैल्यू, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमें ये उसकी ये देखो उसके देखो अगर हम इसका मीन निकाल लें, देखो ये वो 0 प्रोडक्ट सेल कर रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 इतनी है, 1 प्रोडक्ट सेल कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, 2 कर रहा है इतनी है, 3 कर रहा है इतनी है। तो बेसिकली हमें यहाँ पर पहले हमें इसका एक्सपेक्टेड डेली इनकम निकालनी है इससे। और देखो ध्यान से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले क्या करो, आप x को लिखो, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, ठीक है। px कितनी दी हुई है 0.42, 3k, 3k का मतलब क्या हुआ, 3k का मतलब हुआ 0.12, उसके बाद कितना दिया हुआ है 0.3, उसके बाद 0.05, पॉइंट कितना है 2k मतलब 0.08, उसके बाद 0.03। अब हमें इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, इसको मल्टीप्लाई, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 0.12 आएगा, 0.6 आएगा, यहाँ पर 0.15 आएगा, 0.32 आएगा, 0.15, इनको प्लस कर लो, 7 9 14 1 8 9 1.34 आया, चेक करने दो 1.34। ये क्या आया एक्सपेक्टेड। अब देखो, अब हमें उसकी डेली इनकम निकालनी है। डेली इनकम मैं आपको समझाता हूं अभी। डेली इनकम कैसे आएगी, 800 इंटू 1.34 प्लस 50 है। यस अब इसका डायरेक्टली आंसर मैं लिख देता हूँ। डेली इनकम
कितना आएगा, उसकी आएगी 1122। ये डेली इनकम है फॉर 5 डेज। 5 डेज के लिए कितनी आएगी, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5610। अब देखो इसमें कुछ बच्चों को कंफ्यूज है कि यहाँ पर ये कैसे आया, मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब देखो ये उसकी डेली इनकम है कि x का मतलब क्या है, ये अगर उसने 0 प्रोडक्ट सेल किया तो इतना, मतलब यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे 0। अगर उसने 1 प्रोडक्ट सेल किया तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1, 2 किया तो ये लिखेंगे, 3 लिखा तो ये लिखेंगे, 4, इस तरह से है। हमने क्या किया, हमने इसकी एवरेज निकाल ली कि वो दिन में इतने प्रोडक्ट सेल करता है, उसकी हमने एवरेज निकाल दी और उसमें हमें यहाँ पर वैल्यू को फिल कर दिया, तो उसकी एक एवरेज डेली इनकम आ गई। अब एवरेज जो डेली इनकम उसकी आ गई, उसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरी 5 दिन की इनकम आ गई। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट वो भी कर लेते हैं। लास्ट पार्ट क्या है, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वीकली इनकम ऑफ सेल अज्यूमिंग दैट ही वर्क्स फॉर 3 डेज अ वीक। तो कुछ नहीं है, फॉर 3 डेज, बहुत आसान है, बहुत बच्चे आसान है। इसको हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3366। तो ये आपका आंसर है। आई होप ये आपको क्लियर है। आ जाओ जी नेक्स्ट केस स्टडी पर चलते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी देखो, बहुत अच्छी केस स्टडी है ये, द आर्किटेक्ट एंड। देखो कोई भी केस स्टडी तब तक अच्छी है जब वो आपके लिए नहीं है। अगर आपके लिए नहीं है तो आपके लिए मुश्किल है। अगर आपने कहीं पर भी पढ़ रखी है थोड़े बहुत अच्छे लेवल पर भी, तो आपको लगा ये आसान है। बस यही मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि कंपार्टमेंट का पेपर उतना ही मुश्किल है जिस हिसाब से आपने तैयारी की है। ठीक है, एन आर्किटेक्ट इज डेवलपिंग अ प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ कमर्शियल, आर्किटेक्ट प्लॉट जो है वो बना रहा है। व्हेन ही आस्क्ड अबाउट द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट, जब उससे डायमेंशंस के बारे में पूछा गया, उसने कहा कि अगर लेंथ को जो डिक्रीज़ किया जाए 25 और चौड़ाई को 25 इंक्रीज़ किया जाए तो उसका एरिया जो है वो 625 इंक्रीज़ कर जाएगा। अगर लेंथ को डिक्रीज़ किया जाए 20 से और ब्रेड्थ को इंक्रीज़ किया जाए 10 से तो उसका एरिया जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगा। मतलब वो कहानियाँ मतलब बना रहा है हमारे सामने। और ये लेंथ दी हुई है, ये आपकी लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। ठीक है जी। अब आपको पता है एरिया कैसे होता है, वैसे आपको पता है एरिया कैसे आएगा, x इंटू वाई, लेंथ इंटू वेड्थ। ये आपका एरिया, लेंथ आपको पता है x है, वेड्थ आपको पता है y है। अब देखो हमारे आर्किटेक्ट ने क्या बोला, जब लेंथ को हम डिक्रीज कर दें 25 से और वेड्थ को जो है वो हम इंक्रीज कर दें 25 से, तो जो टोटल एरिया है वो 625। टोटल एरिया कितना है देखो, ये समझ के देखना, x लेंथ है उसको 25 कम कर दिया, y वेड्थ है उसको 25 बढ़ा दिया। अब जो हमारा एरिया, इनको मल्टीप्लाई करके एरिया बनेगा नया, जो पुराने एरिया से 625 ज़्यादा होगा। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा एक्स वाई प्लस 25x माइनस 25y माइनस के 625 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 625। ये एक्स वाई तो कट करो, ठीक है। तो 25x माइनस 25y इज इक्वल टू 1250 बन गया ये। इसमें से 25 कॉमन ले लो, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1250। तो ये बेसिकली हमारे पास ये बन गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 50। ठीक है। अब नेक्स्ट उसकी दूसरी पहेली की बात करते हैं। दूसरी पहेली क्या डाली उसने, लेंथ को डिक्रीज किया गया, लेंथ को डिक्रीज किया गया कितना 20 से। लेंथ x को जो लेंथ है उसकी वो उसको 20 से डिक्रीज किया गया और विड्थ को 10 इंक्रीज किया गया। ठीक है। अब जो मेरे पास एरिया मिला, इन दोनों को नई लेंथ और नई विड्थ से एरिया मिला, वो पुराना एरिया से 200 मीटर कम है। पुराने एरिया से 200 मीटर कम हो गया। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। एक्स वाई प्लस 10x माइनस 20y माइनस 200 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 200। एक्स वाई गया, माइनस 200 भी गया, तो 10x माइनस 20y इज इक्वल टू 0, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे सामने दो इक्वेशंस आ गई। ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन देखो क्या पूछा, फॉर्मुलेट द लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई टू रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन। तो क्योंकि इसको हमें उसमें लिखना था, मैंने लिख लिया x माइनस वाई। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल टू 50, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0।
फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट बाय मैट्रिक्स मेथड, मतलब डिटर्मिनेंट का ये क्वेश्चन है यार, बहुत आसान है। ए को क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट 1 और -1, यहाँ पर 1 और -2। एक्स को क्या लिखेंगे सर जी, एक्स और वाई, और बी को क्या लिखेंगे सर जी, 50 और 0। अब आपको पता है हमें सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है, वो आएगा -2 + 1 मतलब -1। एडजॉइंट ए हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, कैसे, इनको मतलब कि जो है रिप्लेस कर दो, -2 ऊपर 1 नीचे, इनके साइन चेंज, तो ये आपका एडजॉइंट है। ए इनवर्स हम डायरेक्टली निकाल लेंगे, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट, तो ये आपका मतलब 2 - 1 1 -1, ये आपका ए इनवर्स आ गया। अब आपको पता कि आपका आंसर कैसे आएगा, आपका आंसर आएगा ए इनवर्स बी से। ए इनवर्स आपके सामने पड़ा, 2 - 1 1 -1, बी कितना है 50, 0। मल्टीप्लाई करोगे, ये 2 × 2 है, ये 2 × 1 है, मल्टीप्लाई हो सकता है। तो 100 - 0, 50 - 0, तो 100 और 50 आ गया। तो यानी कि हमारी लेंथ कितनी हुई 100 मीटर और ब्रेड्थ कितनी हुई 50 मीटर। मुझे आंसर चेक करने दो। यस, मेरा आंसर जो है बिल्कुल सही है। तो बच्चे यहाँ पर इस तरह से देखो, इस तरह से हमने पूरी जितनी भी केस स्टडीज है, कितनी केस स्टडी सॉल्व की है हमने, 9 केस स्टडी सॉल्व की हैं। और कहाँ पर पूछी गई है, 22 में 23 में, कोई अपनी तरफ से नहीं करवा रहा, 22 में 23 में और 24 में। अब मुझे ये बताओ कि क्या कुछ ऐसा था कि आपको लगे कि ये बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स है, कि हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा। जस्ट आपके मन का वहम है बच्चे, जस्ट आपके मन का वहम है। तैयारी अच्छे से करते रहो, मैं डेली आपके लिए वीडियोस ला रहा हूँ। पुरानी मतलब कि वीडियोस जो हैं उनसे भी आपको बहुत हेल्प मिल रही है। इतने एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, बहुत कुछ है। आपको सैम्पल पेपर भी मैंने सॉल्व करवाया, एक सैम्पल पेपर और आने वाला है। बस आप चैनल से जुड़े रहना बच्चे, इसी तरह से तैयारी में लगे रहना। इसी तरह से हम पहली बार में ही इस बार कंपार्टमेंट को जो है क्लियर करने वाले हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर्स।